मुझे शुक्र है जर्मनी में नहीं पूछ लिया। अबे ये क्या चक्कर है, कहाँ है? अभी 11th पे जाएंगे तो बेटा फिर वो अभी 11th है कहाँ? यहाँ तो नजर नहीं है। अबे क्या है भाई, यहाँ है अभी 11th। अबे यार ये मुझे लग रहा है यहाँ से ना जूम आउट हो गया। जूम आउट, ज्वाइन द मीटिंग, साइन इन। ए भाई, यार एक बंदे आईटी वालों को बुलाया यार। बेटा एक बच्चा आईटी वालों को बुला के लाया प्लीज। मैं किसी को आवाज ही नहीं आ रही। ईद मिलन पार्टी पे बुलाया हुआ है आप लोगों को क्या? अबे आईटी वालों को बुला के लाओ यार। सब तफरीहें चल रही। देखिए देखिए यार प्लीज, जूम आउट हो गया क्या हो गया? वहां से यहाँ पे जूम आउट हो कैसे कर? ऐसे है ये अच्छा, शेयर क्यों नहीं? अच्छा हाँ ये हाँ, तो इसको लिटा दो, होल्ड कर दो। इसको हाइड कर दूं या नहीं? कर दे यहाँ से। फिर इस तरह आ जाएगा जब कभी जरूरत पड़े। कंट्रोल अल्टर शिफ्ट एच, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट एच, समझ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा स्टार्ट ले लेते हैं। IAS 21 प्लीज डिस्कशन ना करें। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IAS 21 में हमने लास्ट क्लास में एक से दो बातें डिस्कस की थी, उनको रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे इंशाल्लाह। और आज अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कुछ न्यूमेरिकल चीज़ें भी आ जाएंगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स में सारी ज़िंदगी उनको एक ही चीज़ लगती है कि हम नंबर्स में बहुत अच्छे, वी आर रियली गुड इन नंबर्स, वी आर बैड इन थ्योरी। बाद में उनको पता चलता है। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। तो वापस आते हैं। बेटा IAS 21 प्लीज सुन लें। देखिए आप, IAS 21 बेसिकली डील करता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के साथ। इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था जिसका नाम है फंक्शनल करेंसी, करेंसी और प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच योर एंटिटी ऑपरेट्स। अच्छा थोड़ी बहुत बातें ना ISS की ये तरह याद भी होनी चाहिए माजरत के साथ, क्योंकि अब ओपन बुक नहीं है। तो ऐसा ना हो कि एग्जामिनर जो है ना कुछ चीजें आपसे गलती से पूछ ले लिखने के लिए, तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है भाई बात बच्चा लगी होती बैठ के सारी बुक ही याद कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे। नेवर डू दैट, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस तरह के माशाल्लाह आप लोगों के हाफजे आ रहे हैं, अल्लाह रहम करे। तो बेहतर है कि थोड़ा बहुत ही याद कीजिएगा। किस IAS में क्या याद करना है वो मैं खुद बता दूं, लेकिन वो याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर इस तरह का सवाल पूछ के FAR 2 के अंदर बच्चों को देगा सरप्राइज, और आप सॉल्व करके उसको सरप्राइज दे दीजिएगा प्लीज, जरूरी है इंशाल्लाह। ठीक है।
अच्छा ये फंक्शनल करेंसी, जैसे इसकी डेफिनेशन पक्की याद होनी चाहिए। याद मीन्स याद, पहली चीज बता दी, याद होनी चाहिए फंक्शनल करेंसी की डेफिनेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर्स ये पक्के याद होने चाहिए। क्योंकि FAR2 में ऐसा सवाल नहीं है, लेकिन इससे हटके बाद ऐसे पेपर्स हैं जहां अक्सर यही सवाल आ रहा होता है। सिनेरियो देता है, कहता है बताओ इसकी फंक्शनल करेंसी क्या है, तो वहां पे ना डायरेक्टली आंसर नहीं बताना होता एक लाइन का। एक बंदा 10 नंबर दे रहा है, आपने एक सिंगल लाइन लिख दी बेदर्दी के साथ, डॉलर इज द फंक्शनल करेंसी। अब हमने आपने ये तो पूछा था, अबे 10 मार्क्स भी तो रखे थे, तरीका होता है ना आंसर देने का। तो प्लीज सुनिएगा, फंक्शनल करेंसी को डिटरमिन करने के लिए, फंक्शनल करेंसी को डिटरमिन करने के लिए आईएएस आपको कुछ प्राइमरी और सिर्फ 2 सेकेंडरी फैक्टर्स देता है। अब बेटा अगर मैं प्राइमरी फैक्टर्स की बात करूं तो उसमें पहला पॉइंट अगर आप देखें, मेनली इन्फ्लुएंसेस सेल्स प्राइसेस ऑफ द गुड्स। और अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द सेल देख लें कौन सी करेंसी में होती है, अगेन पाकिस्तान की बात करेंगे तो ज्यादातर कंपनीज की सेल किस में हो रही होगी, PKR में। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज, जरूरी नहीं है कि हम गुड्स ही सेल करें, पॉसिबिलिटी हम सर्विसेज बेच रहे हो। दिस विल ऑफन बी द करेंसी इन विच सेल्स प्राइसेस फॉर इट्स गुड्स एंड सर्विसेज आर डिनोमिनेटेड एंड सेटल्ड। तो नॉर्मली अगेन पाकिस्तान की बात करेंगे, सब PKR में चल रहे हैं। एंड वो कहता है द country whose competitive forces regulation mainly determine the sale prices of its goods and competitive forces, यानी कि अगर कंपटीशन हो रहा है तो किस करेंसी में कंपटीशन डिटरमिन हो रहा है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज। जरूरी नहीं है हर बिजनेस के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज ही प्राइसेस को सेट करे। अगर सेट करती है, आपका कोई ऐसा बिजनेस है तो कौन सी करेंसी में, तो पाकिस्तान में तो नॉर्मली सारी बातें किसमें चल रही होंगी, PKR के अंदर चल रही होंगी। कंपटीशन भी जाहिर सी बात है PKR में ही चल रहा होगा ना, किसी और में थोड़ी होगा। आप देखें हमारे यहाँ जो सेल लग रही होती, पहले वो क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ाते हैं, अल्लाह माफ करे, फिर उस पर क्रॉस पे फिर नई प्राइस लिखते हैं डिस्काउंट, और लोग खरीद भी लेते हैं। तो एक को तो मैंने कहा भाई ये तो बिफोर डिस्काउंट 4200 की प्रोडक्ट थी, ये आफ्टर डिस्काउंट 4500, ये तो मैथ समझ में ही नहीं आया। बोला नहीं जरा आप देखें ना, हमने क्रॉस किस वैल्यू को किया, यही चल रहा है हमारे। अच्छा इसके बाद द करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस लेबर मटेरियल एंड अदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नॉर्मली आप मेजॉरिटी ऑफ द पेमेंट टू द लेबर कह लें, एम्प्लॉइज कह लें, कौन सी करेंसी में करें। अगेन हमारे यहाँ क्या चल रहा होगा, PKR। वो सोचे ना, ऐसा थोड़ी कल को आप CA बन के उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दें कि मुझे $50,000 चाहिए पर मंथ। अबे वो बोलेंगे तभी सेट। हमने क्या मतलब अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व है उसको चोरी करने के लिए रखना है आपको, अल्लाह माफ करे, जो $50,000 पर मंथ, उसमें भी आपने कहा मैं काम 1 ही घंटा करूंगा। मतलब बेटा CA हुआ है कि नहीं। तो पॉइंट बड़ा सिंपल सा है भाई, आप सैलरी मांगेंगे, जाहिर सी बात है PKR में मांगेंगे, जो भी सैलरी चल रही होगी 6-7 लाख रुपए, आपने कहा चलो यार ज्यादा नहीं, चल जाएगा। तो अब बड़ा इतनी तो चल रही होगी ना, खुद सोचें जिस तरह का इन्फ्लेशन जा रहा है, अल्लाह माफ। अच्छा जी तो आपने देखना है जी कि नॉर्मली लेबर्स को पेमेंट किस तरह से हो रही है, मटेरियल है, सप्लायर को नॉर्मली हम किस तरह से पे कर रहे हैं। अगेन ये सब कुछ किसमें चल रहा है हमारे PKR में। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लें, जो पहले भी बात हुई है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिस कंट्री में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी वहां की करेंसी आपके लिए क्या होगी, फंक्शन। ये होता है ऐसा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कोई रूल थोड़ी है। IAS थोड़ी कॉन्सेप्ट बना रहा है, ऐसे ऐसा हो सकता है मेजोरिटी केसेस में हो सकता है, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जो स्टैंडर्ड कह रहा हो। अगर स्टैंडर्ड ऐसा कहता तो फिर तो कहानी कुछ और होती ना यार। बात समझ में आ रही। जैसे हमारे यहाँ पेरेंट्स के पास एक फॉर्मूला है बच्चों को सीधा करने का, कुट मार दो, नहीं पढ़ रहा कुट मार दो, नहीं पढ़ रहा कुट मार दो। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में फायदा होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। कुछ एक्सेप्शन बच्चे होते हैं, डीड बन जाते हैं, बोला यार बस सही भाई कुट मार लो, यही करना है आपने। तो पेरेंट्स समझ गए, उन्होंने कहा बेटा अब कुट नहीं मारेंगे, तुझे करंट लगाएंगे। बच्चे ने कहा नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तो मैंने कुट के लिए अपने आप को रेडी किया था, करंट बीच में कहाँ से आ गया। बोला तू बहुत बड़ा टार्जन बन आया। तो खैर वापस आते,
लेकिन ये फॉर्मूला इज नॉट गुड। पब्लिक सर्विस मैसेज पेरेंट्स के लिए कि हर बात पे बच्चे की कुट ना मारी जाए, प्लीज रिक्वेस्ट। ये हमेशा ये फॉर्मूला काम नहीं आता, बल्कि नुकसान हो जाता है ज्यादातर। अब जो हालात चल रहे हैं, नाजुक हालात चल रहे हैं, वो सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे छोटी छोटी बात को बुरा मान जाते हैं। मतलब सीधी बात, मतलब पेरेंट्स कहते हैं ना पढ़ लो, उस पर बुरा मान जाते हैं ना। आपने पढ़ने का क्यों बोला? भाई औलाद को पढ़ने का नहीं बोले, मोहल्ले के बच्चों को रोक रोक के बोले उन्हें कि राजू तू पढ़ ले ना। भाई मैं तो कब से पढ़ा हुआ था, अभी तो उठाऊं। तो सर वापस आया। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल। तो आप ये छोटी छोटी बातें बुरा ना माना करें। पेरेंट्स ही बच्चों को कहते हैं पढ़ लो भाई, और कौन बोलेगा। तो आइडिया हो रहा है भाई, फंक्शनल करेंसी। जरूरी नहीं है कि जिस कंट्री में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी वहीं की करेंसी आपके लिए क्या हो, जरूरी नहीं। भाई एक ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई, लेकिन मान लो उनके सारे फंक्शन या ज्यादातर काम चली डॉलर में रहा है, तो हम कहेंगे भाई आपकी फंक्शनल करेंसी क्या है, डॉलर। अच्छा बेटा, अगर अब ये सुन ले यार, अगर कभी, बेटा बातें नहीं करें प्लीज सुन, अगर कभी प्राइमरी फैक्टर्स की बेसिस पे आप अनडिसाइडेड है, तो डिसीजन सेकेंडरी पे लीजिएगा। लेकिन बेटा आप लॉजिकली अनडिसाइडेड हो, हाँ? सब सही चल रहा है, पूरी दुनिया डिसाइडेड है, सवाल में आप कह रहे हैं आई एम अनडिसाइडेड एंड यू हैव नॉट गिवन द सेकेंडरी फैक्टर, सो आई विल रिमेन अनडिसाइडेड। वो विल आंसर। तो भाई जरा देख, अगर आप अनडिसाइडेड है तो कोई लॉजिक होनी, फिर डिसीजन किस पे लेंगे, सेकेंडरी। सेकेंडरी कितने होते हैं? भाई कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो नॉर्मली फाइनेंस कौन सी करेंसी में रेज किया जाता है? और एक और था, कंपनी अपने ऑपरेशन से जो पैसा कमाती है उसे किस करेंसी में रिटेन रखती है? सवाल। नहीं बेटा प्लीज, खुदा का थोड़ा सा खौफ कर ले, थोड़ा। मेरी सेल किस करेंसी में हो रही है ये एक अलग बात है, मैं पैसा किस करेंसी में रिटेन रखता हूँ एक अलग बात है। आपको तो पाकिस्तान में ऐसे लोग मिल जाएंगे कमा डॉलर में, सेफ पीकेआर में कर रहे हैं। बाद ऐसे होंगे पीकेआर में कमा रहे हैं, डॉलर में सेव कर रहे हैं। समझ में आ रही है? रिटेन कौन सी उस पर रख, ये वो चल रहा है। और सेकेंडरी पे जा भी कब रहे हैं, जब प्राइमरी पे क्या ना कर सके, डिसाइड ना कर। अच्छा बेटा, अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जितना मुझे याद है, प्रेजेंटेशन करेंसी का। और ये बात हो चुकी है क्लास में। बेटा प्रेजेंटेशन करेंसी एक से ज्यादा हो सकती है। भाई प्रेजेंटेशन करेंसी के लिए एक काम करना है आप ये देख लें कंपनी किस किस कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड। ठीक है, एग्जाम्पल आ रही है लेकिन मैं दूंगा नहीं, माजरत के साथ रोजा चल रहा है, उसके बाद दे दूंगा। पॉइंट बड़ा सिंपल था। तो प्रेजेंटेशन करें, हो सकता है मेरे भाई के आप एक से ज्यादा कंट्रीज में लिस्टेड हो, तो आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी फिर एक से ज्यादा होगी। टेंशन ही कोई नहीं। तो प्रेजेंटेशन एक से ज्यादा हो सकती है। फिर बेटा बात कर लेते हैं जो आईएएस का नाम है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। बेटा फॉरेन करेंसी का मतलब होता है अदर देन फंक्शनल, जो फंक्शनल करेंसी नहीं है वो आपके लिए है फॉरेन करेंसी। सर क्योंकि आईएएस का सारा फोकस एक ही चीज समझाने पे है, फंक्शनल 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 करेंसी देख लो क्या है। वंस डिसाइड हो गया, अब उसके अलावा जो भी करेंसी है वो क्या होगी, फॉरेन करेंसी होगी, बस खत्म। हाँ हाँ क्यों नहीं, इवन ठीक है यार, कहा था ना, मैं एग्जाम्पल दी थी। आप ऑडिट पे चलेंगे और आपने पाकिस्तान में बुक्स देखी रिंगिट में या डॉलर में बनी हुई, आपने यार अजीब कंपनी है, वो पाकिस्तान में और बुक्स डॉलर में बनाई। मैंने कहा यार हमारा प्रोडक्शन प्लांट भी अमेरिका में, हमारी सेल भी अमेरिका में, मेजोरिटी ऑफ द स्टाफ भी वहाँ है, बस टॉप लेवल के कुछ लोग यहाँ बैठे हुए जो कंट्रोल कर रहे हैं। तो इनकी फंक्शनल करेंसी क्या होगी, डॉलर्स। बात समझ में आ रही? भाई देखिए ना, जिन लोगों की अर्निंग्स डॉलर बेस्ड,
उनको तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन से नॉर्मली प्रॉब्लम ही नहीं होता। वो कहता नहीं यार हमें क्या मतलब। भाई देखिए ना, जिसका पहले डॉलर 100 रुपए में कन्वर्ट होता था, आज 280 290 में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 280 में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको तो टेंशन ही नहीं। ऑटोमेटिकली उसका डॉलर क्या कर रहा है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही? तो पॉइंट बड़ा सिंपल है, चाहे क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर किया है, जरूरी नहीं है जिस कंट्री में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वहां की करेंसी आपके लिए क्या हो, फंक्शनल हो, नॉट नेसेसरी। बात समझ में आ रही? अच्छा जी, तो फंक्शनल सिर्फ एक ही होगी, फंक्शनल के अलावा हर करेंसी आपके लिए क्या है, फॉरेन करेंसी। डन हो गया। अब बेटा अगली चीज समझनी है, IAS 21 में अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है मॉनेटरी एसेट्स एंड मॉनेटरी लायबिलिटीज का। मॉनेटरी बेसिक, इसको जरा समझना है भाई, फिर हम आते हैं आहिस्ता आहिस्ता मजीद पॉइंट्स। देखिए मॉनेटरी का मतलब सुन लें, मॉनेटरी का मतलब ये होता है जहां फिक्स कैश डिसाइडेड है। मतलब यार उस मॉनेटरी मीन्स हमें एग्जैक्टली उसकी कैश वैल्यू पता है। फिक्स कैश डिसाइडेड है मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने एग्जांपल दी थी अकाउंट्स रिसीवेबल। तो कितने पैसे आपने गुड्स सेल करने के बाद लेने हैं आपको पता है यार, ये बात लेकिन नहीं हो रही कि मिले ना मिले भाई बेड डेड भी हो जाता है, वो वाली बात नहीं हो रही। चलो मान लो बेड डेड हो गया, क्या हो गया भाई बेड डेड। आप लोग टैक्स पढ़ के आ रहे हैं ना, टैक्स में ऐसा होता है कि अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के पैसे खा लिए, बेड डेड हो गया, क्या हो गया, तो जाओगे ना भाई रिकवरी के लिए केस करोगे ना, आपके कहने पे थोड़ी टैक्स वाला मान जाएगा बेड डेड हो गया। सोचो, टैक्स वाला पागल है। आपने कहा सर बेड डेड हो गया, बोला हाँ यार जबरदस्त, माइनस कर, शाबाश टैक्स बचा ले। बाद में आप मिले हो थप्पड़ में, रिकवरी भी हो रही है आपकी। तो बेटा उसका तरीका होता है, आप उस पर बाकायदा केस करेंगे, तब मानेगा बेड डेड हो रहा है, वरना नहीं मानेगा टैक्स वाला, पागल थोड़ी हो। तो प्लीज सुन लें, आपको पैसे मिले ना मिले वो कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट ये कि भाई मॉनेटरी का मतलब है फिक्स कैश डिसाइडेड। अकाउंट्स रिसीवेबल कह लें, मॉनेटरी एसेट, अकाउंट्स पेबल, मॉनेटरी लायबिलिटी। खुद सोचे ना, कभी जिंदगी में आपने अगर दो बंदों को पैसों पे फड्डा करते हुए देखा है, कभी ऐसा देखा है आपने? आप छुड़ाने चले गए, आपने भाई किस बात पे लड़ाई है, बोला इसने पैसे देने, आपने कितने, बोला यार वही तो बात चल ली कितने देने, आपने भाई तू क्यों पिट रहा है भाई, कह रहा मैंने पैसे देने, बोला कितने, बोला यार यही तो नहीं पता। आपने दोनों आओ दोनों पिटो सालो, तुम लोगों ने मॉनेटरी का कॉन्सेप्ट भी हिला दिया मेरा। ऐसा थोड़ी होता है, अमाउंट तो पता होता है। रिश्तेदारों में जो नाराजगी होती है, अल्लाह माफ करे, पैसों की वजह से एग्जैक्टली पता होता है कितने पैसे के ऊपर नाराजगी चल रही है भाई। और ज्यादातर एक ही चीज पे नाराजगी होती है, एक रिश्तेदार ने लोन मांगा होता है, दूसरे ने दिया नहीं होता, लोन मांगने वाला नाराज। आपने हमें गैर समझा, भाई आपको क्यों गैर समझेंगे, लोन नहीं दे रहे क्योंकि आपकी माशाल्लाह जो क्रेडिट रेटिंग है वो थोड़ी अजीब सी है, डर लग रहा है बेड डेड ना हो जाए, क्योंकि हम लोन रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे, आप अदर इनकम बुक करेंगे तो मसला चल रहा हो। तो बोला यार ये क्या बात, बोला भाई हम जानते हैं इसलिए माजरत है, नाराज ना हो, हम नहीं चाहते आपके अकाउंट्स में अदर इनकम क्रिएट। ठीक है, तो वापस आते हैं, मॉनिटरी समझ में आ रहा है भाई, फिक्स कैश क्या है, डिसाइडेड। और सुनिएगा, बात पे आईएएस कहता है, सुनना, मॉनिटरी का मतलब होता है करेंसी के यूनिट फिक्स है। अब लो, अब ये क्या है, करेंसी के यूनिट फिक्स है, ये नई कहानी आ गई। एग्जाम्पल समझाने के लिए, करेंसी यूनिट फिक्स है, ये सुनना, भाई आपने किसी से 50,000 रुपए लेने, मान लो आपने गुड्स बेची, कितने लेने, 50,000। यार अगर वो 5,000 वाले नोट लाएगा तो खुदा के लिए आपको पता है ना कि 10 नोट 50 के बराबर होंगे। वो 1,000 वाले नोट लाएगा तो आपको पता है 50 नोट होने चाहिए। तफरी थोड़ी चल रही है, वो ब्रीफकेस भर के ले आया, कह रहे भाई 50,000 देने, समझ नहीं आ रही कितने, मतलब कितने होंगे। आप रहे मुझे भी नहीं समझ में आ रही, सारा दे दे, मैं आराम से हिसाब करके बताऊं। सर ये क्या बात, ये कौन सा मॉनिटरी है भाई, दिमाग में बैठ रहे हैं, मॉनिटरी का मतलब फिक्स कैश डिसाइडेड है, करेंसी के यूनिट फिक्स है ना भाई, उसमें थोड़ी कोई एम्बिग्यूटी होती है।
तो मॉनिटरी का मतलब ये हुआ जहां फिक्स कैश हमें पता है, डिसाइडेड है, यानी कि अब क्लियर करना है इसको मजीद, एग्जैक्टली कितने पैसे लेने हैं पता है, एग्जैक्टली कितने पैसे देने हैं तो हमें पता है। भाई एक कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया, बैंक लोन इज अ मॉनिटरी लायबिलिटी। अबे बैंक वाले गरीब के बच्चे कॉल कर रहे हैं डायरेक्टर को बार बार, ये सर इंस्टॉलमेंट कब से ड्यू है, आप लोग पे ही नहीं कर रहे। बोला भाई कौन सा लोन, कितना लोन, क्या चल, फिर डायरेक्टर को बुला के जो है ना अलग ही तरीके से बात हो, फिर डायरेक्टर को आइडिया हो जाएगा। तो थोड़ा सा पता लग रहा है भाई, बैंक लोन कौन सी लायबिलिटी है, मॉनिटरी। अकाउंट्स पेबल एक मॉनिटरी लायबिलिटी। मेरे ख्याल से मॉनिटरी एटलीस्ट दिमाग में बैठ गया। अब सुन ले भाई, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट जो है ना वो नॉन मॉनिटरी है, जहां फिक्स कैश कोई डिसाइडेड नहीं है, और भाई किससे कितने पैसे लेने कुछ पता ही नहीं। अब सुनना, नॉन मॉनिटरी में क्या है, कोई फिक्स कैश डिसाइडेड। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, सुनना। नॉन मॉनिटरी एसेट की पहली एग्जांपल है स्टॉक। जरा आप कह सकते हैं यार हमें तो पता है स्टॉक की वैल्यू क्या है, ना 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 ना, आप समझे नहीं। आपके वेयर हाउस के अंदर स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है जी, कब किसको बेचेंगे, किससे पैसे लेने, क्या आप स्टॉक को देख के बता सकते हैं? अगर आप इस लेवल के बता रहे हैं, अल्लाह माफ करे, आप तो शुभ शुभ से बहुत आगे हो भाई। आप देखे ना, आपने तो स्टॉक देख के बता दिया, अल्लाह माफ करे, ये जी ये 2 महीने के बाद बिकेगा, फलानी कंपनी लेगी और 3 महीने के बाद हमें पैसे मिलेंगे। बोला सर आप तो बहुत आगे निकल गए यार, किस लेवल की बातें कर रहे हो, अल्लाह माफ करे। बोला सर अल्लाह करम बता सकते। तो आप सीए से ऊपर की चीज बन चुके हैं, बहुत आगे निकल गए। आई के बाद आपके सामने कुछ नहीं है मादरत के। तो वापस आए भाई, तो भाई वो स्टॉक एक नॉन मॉनिटरी एसेट है खुदा के लिए, हमें नहीं पता भाई कब बिकेगा, कौन लेगा, हम किससे पैसे लेंगे, कुछ नहीं। उसकी प्राइस पता है, लेकिन ये चीज तो अभी डिसाइड नहीं हुई ना किससे पैसे लेने हैं, ये तो सेल होने के बाद। स्टॉक एक नॉन मॉनिटरी एसेट। एक और एग्जांपल ले लें भाई, इन्वेस्टमेंट। जी बेटा, बेटा आ रहे हैं ना, जल्दी क्या, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आईएएस 40, ठीक है। बच्चा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ रहा होता है, उसको बचपन के ना सारे ख्यालात भी आ रहे होते हैं, हाँ यार मैं यही सोच रहा था, मैं यही करूंगा। टीचर कहता है देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आप कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए लेते हो। बच्चा कहता है नहीं यार, मी डोंट लाइक इट। अच्छा, फिर टीचर कहता है आ जाओ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको आप रेंट पे देते हो, आप घर पे बैठे होते हो, रेंट आ रहा होता है। बच्चा कहता है यार बचपन से यही सोचा था, प्रॉपर्टी लूंगा रेंट पे दूंगा। बेटा दे तो सही, फिर तुझे पता चलेगा। कभी कभी हमारे यहाँ, कभी नहीं, अक्सर हमारे यहाँ 50% प्लस केसेस में टेनेंट ही लैंडलॉर्ड बन जाता है। अभी आपको क्या पता है सर, ये तो सिर्फ दूर से अच्छा लगता है कि फलाना बंदे ने प्रॉपर्टी रेंट पे देके घर पे मजे रेंट खा रहा है। बेटा उसके साथ कुछ और भी खा रहा है, पूछ तो रहे। जब टेनेंट बार बार कॉल कर रहे होते ना, सर आज ये मसला हो गया, आज अबे साले तो सारे मसले मैंने ठीक कर रहे हैं। बोला सर ये कलर खराब हो गया है, घर का कलर करा दो, पानी नहीं आ रहा। बोला भाई मतलब क्या हो गया, हर चीज पे तंग करेंगे, अल्लाह माफ करे। और जब जाने वाले होंगे आखिरी दिन, तो पूरी फैमिली जागेगी और सब खराब वराब करके जाएगी माजरत के साथ। उनका बस नहीं चलता, तोड़ के ही चले जाए। बंदा ढूंढ रहा हो यार, मेरा घर का है। तो खैर वापस आते, तो पॉइंट इज वेरी सिंपल भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सुन ले भाई। लेट से किसी जमाने में बहुत पहले किसी फनकार ने आपके पेरेंट्स को मशवरा दिया कि फलानी जगह पे बहुत सस्ती जमीन मिल रही है, ये लोग भरे पड़े हैं मशवरे देने वाले, अल्लाह हिदायत दे इनको। बोला वहां जमीन ले ले बहुत सस्ती है, बच्चे अभी छोटे। अबे शुरू में बच्चे छोटे ही होते हैं, कुछ नया बोल भाई। ऐसी अजीब बातें बोल रहे हैं, बच्चे तो बच्चे तो छोटे ही होंगे ना शुरू में। ये यहां से स्टार्ट होती है इनकी बातें।
यहां से शुरू करते हैं। बोला वहां जमीन सस्ती मिल रही है। बोला जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे जमीन महंगी होती रहेगी। कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे, जमीन की वैल्यू अच्छी खासी होगी, बेच के बच्चे का जो दिल करे कर ले। बोला हाँ यार। बच्चा बड़ा हो जाता है, जमीन नहीं होती। बोला जमीन का है, अल्लाह माफ करे, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में होती है भाई। 90% केसेस में वो जमीन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में ही होती है बस। 10% एक्सेप्शन होती है किसी को फायदा हो। तो इस तरह के मशवरों से दूर रहें माजरत के साथ। पूरे पाकिस्तान में ऐसे लोग भरे पड़े, फ्री फंड के अंदर ये मशवरे दे रहे होते हैं, फ्री फंड के अंदर। इनसे हमेशा दूर रहें, रिक्वेस्ट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी वाले अजीब लोग हैं, बता रहा हूं, इनसे दूर रहना भाई। तो वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो ये तो जो करा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो कुछ और ही, अल्लाह माफ कर। अरे नहीं, ये देखा, ये सब पेटेंट डायलॉग है प्रॉपर्टी वालों के। जमीन कभी धोखा नहीं देती हो यार, बस भाई बस। अगला ऊपर चला गया है, बोला लेकिन जमीन ने धोखा नहीं दिया। भाई धोखा किसको बोलते हैं भाई? बेटा, इस तरह की जगहों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मतलब जो ये वाले होते हैं ना, तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊं। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं। वापस आ जाए। बेटा लोग ऊपर चले जाते हैं, यकीन माने प्रॉपर्टी, ये छोड़े, दूर रहे इन लोगों से, मैं सही बता रहा हूँ, ये सब इनकी बातें होती। अभी आपको आइडिया नहीं, जब आप करेंगे ना इंशाल्लाह, तो अल्लाह माफ करे, तो आपको आइडिया होगा। एक आध में फायदा होता है, उसके बाद आप बैठे रहते हैं, रोजाना दुआएं चल रही होती। तो प्लीज फिल्म, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं। मान लो किसी फनकार ने गलती से आपके पेरेंट्स को एक मशवरा दे दिया था और उन्होंने एक प्लीज ऑफ लैंड ले लिया, भाई ले लिया। अब आप बड़े हो गए, लैंड वहीं पर है, अम्मी ने गलती से आपकी ड्यूटी लगा दी, बोला बेटा वो लैंड बेचना है आप। आपने ठीक है अम्मी, मसला ही कोई नहीं, बेच देंगे। 3 महीने हो गए, दूर दूर तक कुछ पता नहीं है। लेकिन अब सुनिएगा, मंथ 4 डे 1, मंथ 4 डे 1, पूरी फैमिली बैठी हुई है, डिनर वगैरह चल रहा है, और आपने गलती से बोल दिया, आपने अम्मी जी तकरीबन 2 खोखे मिलने वाले। अच्छा प्लीज सुन ले। बोला कितने खोखे मिलने वाले हैं? 2। अबे माँ ने कहा बेटा पहले ये बताओ, आपको किसी ने कोई ऑफर दी? आपने नहीं, ऑफर नहीं दी। बोला किसी के साथ कोई नेगोशिएशन शुरू हो गई है कि कोई ऐसी? बोला ऐसा कुछ भी नहीं। अम्मी ने यकीन मैंने चमचा उठा लिया सालन वाला। बोला बेटा तूने तो थोड़ी देर पहले इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मॉनिटरी बनाने वाला था तू। कितने मिलने वाले? 2 खोखे। मतलब उधर जा, कोई खोके वोके नहीं मिलने, मतलब ना किसी ने ऑफर दी ना कुछ, आपको बस लग रहा है। अबे इसमें थोड़ी बन जाएगा वो, मतलब वहां पर मॉनिटरी एसेट, सोचे आप। तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भाई आपका नॉन करंट एसेट है, मॉनिटरी नहीं है। यार शेयर्स दुनिया में सबसे लिक्विड जो मार्केट होती है ना, वो है वो। स्टॉक एक्सचेंज से लिक्विड मार्केट तो मैंने जिंदगी में कभी देखी नहीं, हो भी नहीं सकती। आप फोन कर रहे होते हैं, प्राइस ऊपर नीचे चल रही होती, आपने फोन करना शुरू किया, बोला सर वो शेयर्स बेचने 40 रुपए का चल रहा है। आपने कहा यार ये हो, बोला सर 39.5 का हो गया। बोला सर 39 का हो गया, बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? बोला यार, बोला 38। बोला बेच भाई बेच, क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? साला बेचने का नाम लिया गिरे जा रहा है, और जब खरीदते हैं तो उल्टा चल रहा होता है। यार वो मूड बन रहा था, वो शेयर उठाना है, कितने का चल रहा है? 50 का। जी सर 51 हो गया सर। क्या हुआ है सर? जल्दी बताएं सर। 55 पे पहुंच गए सर, क्या करना है क्या करना है? मतलब फोन रख साले, खरीदता हूं तो बढ़ रहा होता है, बेचता हूं तो गिर रहा होता है, तू कॉल क्या करता क्या? तो सबसे लिक्विड मार्केट जो है ना स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ आप बस कॉल करें, वहां आपके शेयर सेल हो जाए। सिर्फ आपने कॉल करनी है बस, लेकिन कॉल पे बात करनी है, मिस कॉल नहीं देनी भाई। गलती से मिस कॉल भी शेयर भेज दिया आपने, ये क्या है भाई, इतनी लिक्विड? तो खैर वापस आता। अच्छा शेयर्स जहां इतनी लिक्विड मार्केट है वो भी मॉनिटरी नहीं है। अब जहन में सवाल आता है भाई क्यों नहीं है मॉनिटरी? जवाब सुन ले बेटा,
आज आपने किसी कंपनी के शेयर्स में 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर ली, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है बेटा, कल कितने में बिकेगा कुछ नहीं पता, 5 से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, और मेजोरिटी ऑफ द केसेस में कम ही होता है, अल्लाह माफ करे हमारे, बहुत कम ज्यादा होता है। लेकिन यार इवन दो यू हैव इन्वेस्टेड 5 लाख, विल यू बी गेटिंग 5 बिग क्वेश्चन मार्क, आई डोंट नो। तो आपको आइडिया हो रहा है, इवन आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या नहीं है, मॉनिटरी नहीं है। क्योंकि जिंदगी में ना, जब आप सब बच्चों को जिंदगी में पहली दफा की बात कर, स्टॉक एक्सचेंज का पहली दफा पता चलता है ना, तो आप लोगों का ब्लड 600 की स्पीड से ऊपर नीचे जा रहा होता है, लो अमीर बनना इतना आसान है, फौरन जाके आप घर पे बता दो अमीर बनना तो इतना आसान, बोला बेटा हुआ क्या, ताया जैसी बातें कर रहा है, वो तो निकल गया ऊपर क्या हुआ है? अल्लाह माफ करे, बोला वो भी ऐसी ही बातें किया करते थे, बोला अम्मी क्या हो गया है यार, ताए के लिए दुआएं किया करें आप, बोला चलो छोड़ यार, इतने लंबा नंबर है, किस किस के लिए करें, खैर। तो पॉइंट क्या, बोला अम्मी शेयर्स में पैसे लगाएं, 1 लाख रुपए लगाएं, कुछ टाइम में 3 साल में शेयर्स बेच दें, फिर 4-5 लाख लगाएं, 10 में बेच दें। बोला बेटा कैसी बातें कर रहे, पेरेंट्स होते हैं ना, समझदार होते हैं, मतलब बेटा अगर इतना आसान होता तो हर बंदा ये काम नहीं करता, उसमें भी आप जवाब दे रहे होते हैं। बोला अम्मी हर एक को पता ही नहीं, तुझे पता लग गया है, बाकी किसी को नहीं पता। अब आपको लग पता जाएगा जब आप स्टॉक्स में पैसे लगाएंगे, और ये ट्रेडिशन है स्टॉक एक्सचेंज का, जब भी नया बंदा जाता है उसको शुरू में फायदा होता है, गारंटी, ये ट्रेडिशन। और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज सारे पैसे खुद ले ली, ये भी ट्रेडिशन है भाई। शुरू में स्टॉक एक्सचेंज खुद, उसको पता नहीं कहाँ स्ट्रेंथ है क्या है, वल्लाह आलम, बंदे को पढ़ लेती। और आपको ऐसे ऐसे जो स्टॉक एक्सचेंज बेच रहे होते हैं वो भी उल्टी सीधी कहानियां सुना रहे होते हैं, बोला आप फलाने को जानते हैं, अबे हम थोड़ी जानते हैं, हम गूगल है क्या, बोला 1 लाख लाया था आज करोड़ों में खेल रहा है, वो इतने लाया था इसमें खेल रहा है। अबे साले ये भी तो बता, जो बंदा बार बार आके चाय बेच रहा था वो करोड़ लाया था, अब चाय बेच रहा है यहाँ पे, तू ये नहीं बता रहा, वो जो 2 लोगों ने खुदकुशी की तू ये नहीं बता रहा, अल्लाह माफ करे, सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। तो भाई ये जरा दूर रहें ये माजरत के साथ, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे लगाते हैं, नॉन मॉनिटरी एसेट है, बस ये बताना चाह रहे हैं। अब तो यकीन आ गया ना, या लगा के ही यकीन आएगा, नहीं यकीन आ रहा तो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के देख लो बेटा, फिर आएंगे आपके लास्ट में अजीब से लाल पीले हुए, जब घर वाले कोड मारेंगे तो ऐसे ही होगा, फिर आपको प्रैक्टिकली मॉनिटरी का समझ में आएगा कि होता क्या है। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप उस लेवल तक जाना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू, अदरवाइज यकीन कर ले जी बेटा। ठीक है, अब प्लीज सुन लें, वही हरकतें शुरू कर दी। मेरी बात सुनिएगा, आपके पॉकेट में $1000 है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लो अज्यूम, अबे बेटा तुम्हारा तो पॉकेट ही नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूँ मान लो, मेरा इतना बड़ा दिल है यार, मैं कह रहा हूँ मान लो यार, हमें पहले पॉकेट को भी अज्यूम करना पड़ेगा, 2 अब प्लीज सुन ले बेटा, वो जो $1000 आपके पास है ना, वो इट्स सेल्फ मॉनिटरी है, वो कितने पीकेआर में कन्वर्ट होगा उसकी बात नहीं हो रही। सर लेकिन जो डॉलर पड़े हुए वो तो पता है ना 1000, ये थोड़ी चल रहा है कि सर आई डोंट नो विल इट बी कन्वर्टेड इनटू 2,80,000 270, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। डॉलर इटसेल्फ क्या है, मॉनिटरी, बात क्लियर हो। आपने एक्सपोर्ट की गुड्स, क्या बात, आपने गुड्स एक्सपोर्ट की, बीच में आया था ना उल्टी सीधे यार सोशल मीडिया वाले, यार आप अपनी पिक्चर भेजें हंसते हुए वो भी बिकेगी, अबे हराम है बिकेगी, लोगों ने लानते भेजी वहां। ऐसे तो दूर की बात, बोला भाई साले तू हंस रहा है हमें रुला रहा है, जो खैर वापस आते हैं। तो पॉइंट ये है, लेकिन किसी तरह से मान लो आपकी कोई उल्टी सीधी पिक्चर बिकी गई भाई, जिसमें आप पिट रहे थे, घर वालों ने पिक्चर ली, उन लोगों को पसंद आई, बिक गई। और एक बंदे ने कहा यार मैं $500 आपको दूंगा, पिक्चर उसने ले ली। अब सुन ले भाई, वो $500 पीकेआर में जितने में भी कन्वर्ट हो, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है, आपको मिलेंगे कितने डॉलर,
वो $500 का रिसीवेबल डॉलर के अंदर आपके लिए क्या है? मॉनेटरी। बात क्लियर होगी? तो सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या था? नॉन मॉनेटरी। किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, नॉन मॉनेटरी। बात क्लियर होगी? जो नॉन मॉनेटरी में ना प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, नॉन मॉनेटरी। यहाँ कोई फिक्स कैश डिसाइडेड नहीं है कितने पैसे लेने, हमें क्या पता कितने लेने भाई। क्लियर हो? नॉन मॉनेटरी दिमाग में बैठ जाने चाहिए। अब सुनिएगा सर, अकाउंट्स वाले जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, हम करेंगे कैलकुलेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी। सर ये क्या बात है भाई, जज्बात में नहीं है। आप टैक्स निकाल लें, कुछ भी कर लें, कहीं पता चलेगा एफबीआर वाला बोलेगा इतना बनता भाई, कर लो बेटा। और ये जो भी आप पढ़ते हैं सब जन्नत की बात है, अल्लाह माफ करे। जब आप जाओगे ना रियल लाइफ में प्रैक्टिकल, आप बोलोगे लो ये क्या चल रहा है, बोला ऐसा भी हो, जाएंगे तो पता चलेगा। बोला आपने पूरी सही कैलकुलेशन की है, आपकी कंपनी ने सब सही, सही मीन सही, उतना ही टैक्स बनता है, बिल्कुल सही है। टैक्स वाला कह रहा है अरे काम करो, थोड़े ज्यादा दे दो, इतने ज्यादा दे दो। अरे भाई बनता ही कम है, जो बनता है वही तो दे रहे। सर आपको बाकायदा सीनियर पे कह रहे होते हैं, मान ले बात यार, जो कह रहे हैं दो। इनकम टैक्स पेबल एक नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी, मॉनेटरी नहीं है, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तभी पता चलेगी जब एफबीआर वाले भाई आपको सलाम करेंगे कितना दें आप। असल में उसमें और अकाउंट्स पेबल में और बैंक लोन में फर्क है। बात क्लियर? एक और अभी आपने पढ़ा नहीं, पढ़ेगा IAS 37 प्रोविजंस के साथ डील करता है। प्रोविजंस, कॉन्टीजेंट एसेट एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। प्रोविजन एक नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी है। प्रोविजन IAS 37 में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो एक नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी। तो सर आप प्रोविजन बना रहे होते हो, इतने वारंटी क्लेम्स आएंगे, उसमें से इतने रिप्लेस करने पड़ेंगे, इतने रिपेयर करने पड़ेंगे, तो साहब कुछ बस एक एस्टिमेशन है। बात क्लियर हुई? इट इज नॉट लाइक अकाउंट्स पेबल, इट्स नॉट लाइक बैंक लोन। इनकम टैक्स की जो आप लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो नॉन मॉनेटरी है। मैंने एक और एग्जांपल आपको दी प्रोविजंस की। आप जो बेसिकली अंडर IAS 37 प्रोविजंस को रिकॉर्ड करेंगे वो एक नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी है। अगेन क्राइटेरिया आप पढ़ोगे इंशाल्लाह, IAS 37 का क्राइटेरिया मीट होगा तो ही लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं प्रोविजन को एज अ लायबिलिटी, वरना प्रोविजन को एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करते। तो जब आप पढ़ेंगे IAS 37 तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब सवाल कि सर हम क्यों इतना मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी के पीछे पड़ गए भाई? एक लेकिन एटलीस्ट ये मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का कॉन्सेप्ट तो दिमाग में बैठ गया ना। हाँ, इसमें अब कोई गड़बड़ नहीं करना है, प्लीज रिक्वेस्ट है। अब अगला सवाल, मतलब व्हाई सो मच एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन ऑन दिस मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी? उसकी वजह IAS 21 में मॉनेटरी एसेट और लायबिलिटीज की अकाउंटिंग कैसे होगी, नॉन मॉनेटरी की कैसे होगी, दोनों में डिफरेंस क्यों, इन्हें हम इतना ज्यादा डिस्कस करते हैं, डिफरेंशिएट करना सीखते हैं, रीजन क्या है इसके पीछे? अकाउंटिंग फॉर मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम इज डिफरेंट, इट्स नॉट सेम। भाई हैड इट बीन सेम फिर तो हम इतना करते ही नहीं, हम कहते यार जाने दो सब। थोड़ा सा आइडिया हो रहा है क्यों इतनी डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि दोनों की अकाउंटिंग में डिफरेंस। अच्छा फंक्शनल करेंसी पे इतनी बातें क्यों की बेटा? फंक्शनल पे इसलिए बात की इतनी ज्यादा क्योंकि फंक्शनल के अलावा हर करेंसी हमारे लिए क्या होगी? फॉरेन करेंसी। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल लेके आगे चलते हैं। आई होप आप सबको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी, जिसके पास दूसरी कंपनी में मोर देन 50% होल्डिंग होती है। दूसरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडरी। ठीक है, अब सुनना, छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, शायद कभी काम आया। मान लो पेरेंट पाकिस्तान में और सब्सिडरी मान लेते हैं कि दुबई के अंदर। ठीक है भाई, यानी कि फॉरेन सब्सिडरी हो सकता है भाई, ऐसा भी तो होता है।
लेकिन आपने ना दुबई के अंदर मान लो सब्सिडरी की बुक्स देखी, 3 बुक्स होंगी, पेरेंट की इंडिविजुअल, सब्सिडी की इंडिविजुअल और ग्रुप अकाउंट। मतलब किसी तरह मतलब कुछ जाना हुआ आपका दुबई या कोई भी एक्सवाईजी, लेट्स से आपका क्लाइंट है, व्हाटएवर इट इज, अब आप उनकी बुक्स देख रहे हो, आपने कहा ये क्या है यार, आपने यार दुबई के अंदर हो, बुर्ज खलीफा के पास ऑफिस है तुम लोगों का, है क्या बात नहीं, लेकिन बुक्स पीकेआर के अंदर बनाई, ये क्या चक्कर। बोला सर क्या कर, हमारी ये जो सब्सिडरी है पेरेंट पे ही डिपेंड करती। बोला क्या, बोला हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ से कॉल करते हैं, पेरेंट पैसे भेजिएगा। बोला हमें सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी हो तो फोन करते हैं पेरेंट कंपनी को, भाई सेलिंग प्राइस क्या रखें। हमें किस सप्लायर के साथ डील करना है तो हम पेरेंट को कॉल करते हैं, भाई कौन से सप्लायर के साथ डील करें। यानी कि वो ये बनाना चाह रहा है कि सब्सिडरी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट ही नहीं कर रही। बात समझ में आ रही है। सर आपकी तो इंडिपेंडेंस नजर ही नहीं आ रही ना, कहाँ इंडिपेंडेंस। फाइनेंस चाहिए होगा तो पेरेंट, सप्लायर चूज करना है तो पेरेंट, किसी बंदे को हायर करना है कितनी सैलरी देनी है तो पेरेंट से पूछेंगे, तो भाई तुम कर क्या रहे हो, ऐसा लग रहा है कोई ब्रांच ब्रांच ही चल रही है अल्लाह माफ करे। तो ऐसी सब्सिडरी हो ना जो इतनी हैविली पेरेंट भी डिपेंड कर रही हो, तो माजरत के साथ हम कहेंगे भाई आपकी फंक्शनल करेंसी वही है जो पेरेंट की है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमारे यहाँ होता है, कराची का ही पता है मुझे ज्यादा, 90% फैमिलीज के दिमाग में क्या होता है, भाई बच्चे को बाहर भेज दें किसी कंट्री में, एक आध सेमेस्टर की फीस दे दें, दूसरे सेमेस्टर से खुद कमाएगा, और अगर कुछ पैसे बच गए इसके पास ज्यादा, थोड़े बहुत डॉलर के छींटे हमारे मुंह पे मार देगा। तो इसी चक्कर में एक फैमिली ने अपने मुन्ना को बाहर भेज दिया, मुन्ना बाहर तो चला गया भाई। और कुछ फैमिलीज मादर के साथ थोड़ी अलग भी होती है, शो फ्री फंड के अंदर पूरे खानदान को उन्होंने सर पे उठाया हुआ है, मुन्ना बाहर चला गया, अमेरिका चला गया, हमने भेज दिया अपने बच्चों को बाहर। आप तो अपने बच्चों को गली में नहीं भेजते। हमने अमेरिका भेज दिए। अबे अगली बात भी तो बताओ, मुन्ना अमेरिका तो चला गया भाई, लेकिन मुन्ना रोजाना घर ही कॉल कर रहा होता है, यार अब्बा इस चीज के लिए पैसे भेज देना, इसके लिए पैसे भेज देना, ये मसला हो गया इसके लिए पैसे भेज देना। तो एक दिन अब्बा जो है ना तब गए, बोला बेटा मुन्ना तू तो बाहर जाके भी बाहर नहीं गया भाई, एक तू खाली रोटी के लिए पैसे नहीं मांगता। बोला अब्बा भूल गया था उसके भी भेजे। बोला बेटा तू एक काम कर वापस कराची आ जा, तू बाहर नहीं गया, तू खाली फिजिकली बाहर गया लेकिन टेक्निकली तू कराची में ही है। बोला लेकिन अब्बा बात तो मैं अमेरिका से ही कर रहा हूँ। तो बेटा लेकिन तू समझ नहीं रहा, हर चीज में अब्बा इस चीज के लिए पैसे, इस चीज के लिए पैसे। बोला अब्बा और भाई आएंगे ना मेरे कपड़े भी इस्त्री करवा के भेजना। बोला, भाई अब वो फौरन आ, इससे पहले कि हम तुझे लेने आए। तो सॉरी के साथ ये मुन्ना भी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, इसकी फंक्शनल करेंसी मादरत के साथ पीकेआर ही चली। डॉलर जो हालात है वो नजर नहीं आ रहा कि कभी डॉलर इसकी करेंसी होगी, सॉरी टू। तो भाई अगर कोई ऐसी सब्सिडी हो तो उसकी फंक्शनल करेंसी क्या होगी, जो पेरेंट की फंक्शनल है। बात क्लियर होगी। अच्छा ये अब आ जाते हैं बेटा मॉनिटरी के ऊपर। अब सुन लें सबसे पहले, अब अकाउंटिंग की बात करें कि मॉनिटरी आइटम्स की अकाउंटिंग कैसे होगी, ये जरा सुन लें भाई। मान लो कि आपकी कंपनी ने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट कर ही दी, पूरी दुनिया कहती थी नहीं यार आप लोग पाकिस्तान के लेवल तक तो हो, हमें नहीं लगता, इस सदी में तो नहीं लगता कि आपकी कोई गुड्स कभी एक्सपोर्ट होंगी। आपने कहा भाई इतना लंबा टाइम नहीं है हमारे पास, सदी वदी का, सदियों का टाइम कहाँ से लाए, उतना थोड़ी लेकर आते ऊपर से टाइम, सदियों की कहानी। हमें इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी आ गई, कोशिश करेंगे इसी अरसे में कर दें। और मान लो एक्सपोर्ट कर ही दिया, वो भी $1 लाख की, जबरदस्त। अब बेटा ये जो आपको पैसे आज नहीं मिलेंगे, पैसे मिलेंगे 3 महीने के बाद। अब मेरी बात सुनिएगा, डे वन जिस दिन आपने गुड्स क्रेडिट पे बेची है, बेटा बाकी सारे एसेट और लायबिलिटीज तो डॉलर पीकेआर के अंदर आ रहे हैं, एक्सपोर्ट किस में हो रही है, डॉलर्स में। अब सुनना सबसे पहले
जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन आप डॉलर्स को पीकेआर में कन्वर्ट करोगे, और आप डॉलर को पीकेआर में कन्वर्ट करके एंट्री बनाएंगे पहले दिन, डेटर्स को डेबिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट कर देंगे। अब अगर ये एंड आ चुका है, क्या आ चुका है, ये एंड, ये सब पढ़ लेंगे, ये एंड आ चुका है और पैसे नहीं मिले अभी तक, मान लो पैसे मिलेंगे ये एंड के बाद। अब सुनिएगा, ट्रांजैक्शन रेट पे एक्सचेंज रेट कुछ और था, यस या नो? बेटा जिस दिन बुक्स बन रही है उस दिन तो एक्सचेंज रेट कुछ और होगा ना, तो आपको अपने डॉलर वाली ट्रांजैक्शन को एसओएफपी डेट पे रीट्रांसलेट करना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं लिखे हैं, सब पढ़ लेंगे। पहले ट्रांजैक्शन डेट पे ट्रांसलेट करेंगे, फिर एसओएफपी डेट पे रीट्रांसलेट करेंगे। एक्सचेंज गेन लॉस भी तो आ सकता है भाई। मान लो जिस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हुई डॉलर चल रहा है 280 का, तो आपने डॉलर को 280 से मल्टीप्लाई करके पीकेआर में कन्वर्ट किया होगा, यस या नो? रिपोर्टिंग डेट आ गई, पैसे नहीं मिले आपको, अनएक्सपेक्टेडली, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हम, अनएक्सपेक्टेडली करंट गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, डॉलर 200 का हो गया, पूरी दुनिया खुश है, आपका चेहरा अजीब सा बना। क्यों? आपने बेटा 1 लाख डॉलर को ना 280 से मल्टीप्लाई किया, और एसओएफपी डेट पे आप 1 लाख डॉलर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 200। $1 पे ना लॉजिकली 80 रुपीज का एक्सचेंज लॉस है आपको, सोचे, यस या नो? कहां 280 मिल रहे थे, कहां 200 मिल रहे हैं भाई। दुनिया कह रही है आपको यार माशाल्लाह, आप देखें कब पाकिस्तान कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मजा आ गया, ये वो आपने ऑटो यार, मजा आया, चलो यार, मजा आ गया, हमारी कंपनी बंद होने वाली है, आप में मजे आ रहे हैं। बोला यार क्या हो गया? बोला सुना 150 पे चला जाएगा, आपने कहा, ये सब अभी होना है, मतलब पहली दफा हमने एक्सपोर्ट की है और ये सब अभी होना था। चल लॉजिकली सुन, जब कोई एक्सपोर्ट करता है ना, और होम करेंसी अगर स्ट्रांग होना शुरू, अच्छी होना शुरू हो, तो एक्सपोर्ट पे नुकसान होता है। लोग अल्लाह माफ करे एक्सपोर्ट वाले दुआएं कर रहे होते हैं यार, अच्छा बोले यार वो ठीक है यार मजीद खराब होगा, बोला होना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करें, होने दे। इनको ज्यादा मिलेंगे इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? भाई देखिए ना, जिस फैमिली के लेट से इक्का दुक्का लोग बाहर है, और मान लो अपनी फैमिली को 1000 पाउंड भेजते हैं भाई, 2,000 कर लेते हैं, 1000 में गुजारा नहीं चलेगा, 2,000 पाउंड भेजते, वो 7 लाख रुपए के करीब में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब किसी ने दुआएं शुरू की और अल्लाह ने कबूल कर ली, और मान लो पाउंड हो गया 100 रुपए का, वो बच्चा तो अभी भी 2,000 ही भेज रहे हैं पाउंड। अबे अब्बा कह रहा है बेटा ये क्या कर रहा है, गुजारा ही नहीं हो रहा। बोला अब्बा हम पहले भी 2,000 भेजते थे, अब भी वही भेज रहे, पहले वो 7 लाख में कन्वर्ट होते थे, अब 2 लाख में कन्वर्ट हो रहे। और मान लो ये फैमिली आपके पड़ोसी है, और आप उनको कह रहे हो बोले अंकल मैंने इतनी दुआएं की रात को जाग जाग के, मैंने वजीफे पढ़े, और मेरा जिंदगी का एक ही मिशन था कि मैं पाउंड को ना 100 पे लाना था। बोले बेटा करीब आए ना, आपको कब से ढूंढ रहे थे, कहाँ थे आप? वो फिर आपको बताएंगे कि आपकी दुआओं ने कहा क्या कर दी। तो बेटा आप जरा सुन लें, मॉनेटरी में सबसे पहले ट्रांसलेशन कब होगी? ट्रांजैक्शन डेट में। उसके बाद कब होगी? एसओएफपी डेट पे। अब मान लो वो दिन आ गया कि जिस दिन वाकई डॉलर मिले, वो दिन भी तो आएगा ना इंशाल्लाह, वे क्वालिफाई भी तो होंगे, वो दिन भी तो आ रहे हैं इंशाल्लाह। दुआएं तो करो, सालों रमजान चल रहा है उसमें भी दुआएं नहीं कर रहे तुम लोग। सिर्फ पास होने की थोड़ी बड़ी दुआएं करो, क्वालिफाई होने की भी दुआएं करो, या अल्लाह पाक मुझे जल्द से जल्द क्वालिफाई कर देती है, ऐसी दुआएं करो आप। और दुआ ना लंबी मांगा करें, 1 तो 2 नंबर तरीका दुआ मांगने का, ऐसे सुपर सोनिक का हाइपर सोनिक स्पीड से दुआ मांगते हैं जैसे पीछे कोई लगा हुआ है, पीछे हालांकि कोई भी नहीं होता, पीछे देखते कोई भी नहीं। अबे भाई लंबी दुआएं मांगा करो, सब कुछ अपने फ्यूचर के बारे में मांगा करो भाई। लेकिन हाँ यहाँ कहानी अलग, और दुआ मांगने का भी प्रॉपर तरीका होता है, उल्टे सीधे तरीके से अलग ही चल रहे थे पागल मेंटल केस, कोई यूं कर रहा होता है, कोई यूं कर रहा होता है। एक को देखा यूं हाथ रखे, भाई क्या कर रहे हैं, कौन सी दुआएं मांग रहे हैं भाई, ये तरीका होता है, मतलब ये हल्का सा गैप, हल्का सा, और सीने के से जरा सा ऊपर, और फिर दुआ के बाद हाथ नीचे नहीं, चेहरे पे मारने, मारने मतलब फेरने, मारने नहीं है भाई,
और दुआ लंबी, और दुआ करते हुए ना मतलब आपका ना ध्यान भी हो। ये जो बेध्यानी से मतलब दुआ मांग रहे हैं, ध्यान लगा हुआ ही नहीं है, सॉरी सर फिर नहीं कबूल हो। भैया, मांग रहे हो अल्लाह से और ध्यान ही नहीं है उस तरफ, ध्यान कहीं और चल रहा है। बोले यार अल्लाह पाक 800 मिलियन करोड़ दे दे डॉलर में। बेटा पूरे पूरे साथ वाला कह रहा है भाई पूरी दुनिया आपने ले ली, मैं जा रहा हूँ। जाहिर सी बात, वो कह रहा है भाई मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि आपने तो जो रकम बोली, मैं लिखेंगे कैसे मुझे ये भी समझ में नहीं आ। मैं निकल रहा हूँ, अब हमारे लिए कुछ नहीं। तो खैर वापस आ। तो भाई जरा लंबी दुआएं मांगो, ध्यान से दुआ मांगो, रमजान में तो मांगे आप। तो बेटा मॉनिटरी पे बात कर लेते हैं, प्लीज यहाँ आइएगा। इनिशियल रिकग्निशन से चलते हैं। ट्रांसलेट ईच ट्रांजेक्शन, अप्लाइंग क्या कह रहा है? स्पॉट एक्सचेंज रेट का मतलब सुन लें, ये सब मैं अभी अपनी वर्डिंग में भी लिखवा देता हूँ, मसला नहीं है, बल्कि आप लिखें यार थोड़े। एक छोटी सी हेडिंग है अपने पास, ट्रांसलेशन रूल्स फॉर मॉनिटरी आइटम्स, लिखें। यहां ले लेते हैं यार, ट्रांसलेट बेटा, मॉनिटरी आइटम्स। मॉनिटरी आइटम्स, प्लीज सुनिएगा। सबसे पहले मॉनिटरी तो पता लग गया ना सबको? हाँ बेटा इसमें गड़बड़ नहीं करना, कम से कम मॉनिटरी दिमाग में। मतलब सर कुछ और पता हो ना पता हो, IS-21 का नाम ही पड़ जाएगा मॉनिटरी वाला IS। बेटा सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रांसलेट ऑन ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांसलेट ऑन। चले भाई ये नई ड्रामेबाजी शुरू होगी। सारे ऑप्शन होते हैं यार, हमें ही नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले कब ट्रांसलेट करेंगे? ट्रांजेक्ट कैसे अभी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले ट्रांजैक्शन डेट पे ट्रांसलेट, कैसे ट्रांसलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये सब सीखेंगे, प्लीज कंट्रोल। ये बात बच्चे ना जल्दी में होते हैं, सर ये ट्रांसलेट करते हुए मुझे मल्टीप्लाई करना है डिवाइड, अबे किसी को बताया नहीं, तुझे जल्दी किस बात? सबर कर ले भाई, ठीक है। ट्रांसलेट ऑन ट्रांजेक्शन डेट, सेकंड देखिएगा। अच्छा जब ट्रांसलेट करते हैं ना ट्रांजेक्शन डेट, तो इसके लिए टेक्निकल वर्ड भी यूज लें, बाय यूजिंग। यार इसको है हो, बाय यूजिंग स्पॉट रेट, बाय यूजिंग स्पॉट। यार स्पॉट रेट का मतलब सुन लें, एक्सचेंज रेट ऑन ट्रांजैक्शन डेट। स्पॉट रेट क्या है भाई? एक्सचेंज रेट ऑन ट्रांजैक्शन डेट। स्पॉट रेट का मतलब क्या ले रहे हैं? एक्सचेंज रेट ऑन ट्रांजैक्शन डेट। बेटा दूसरा पॉइंट, रीट्रांसलेट ऑन ईच SOFP डेट बाय यूजिंग क्लोजिंग रेट। कौन सा रेट? बेटा इसका मतलब भी सुन लें, रीट्रांसलेट ऑन ईच SOFP डेट बाय यूजिंग क्लोजिंग रेट का टेक्निकल मतलब सुन ले भाई, क्लोजिंग रेट का टेक्निकल मतलब है एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट ऑन SOFP रेट। क्या मतलब है इसका? एक्सचेंज रेट ऑन SOFP डेट, ये लिख लीजिएगा बेटा, वरना ये मल्टीपल चॉइस में आता है, नया मसला आया। क्लोजिंग रेट का मतलब लिख लो बेटा पहले। क्लोजिंग रेट का मतलब बता रहा हूँ, क्लोजिंग रेट का मतलब क्या? एक्सचेंज रेट ऑन SOFP डेट। दो बता दी, थर्ड भी लिख लें फिर हम बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट लिख लें, अपने पास जगह नहीं बची हमारे पास, क्या चक्कर है। तीसरा पॉइंट कहाँ लिखे, यहीं लिख देते। कहाँ पर बेटा ये है ऑप्शन, जल्दी बता। क्योंकि वन नोड की आधे हम तो, वन नोड में जाएंगे तो फिर शेयर का मसला आएगा, ये कुछ अलग ही।
अच्छा खासा चल रहा था ना, मैं इस पे ले आया। हम कहाँ है बेटा? ऑप्शन क्या है बताए, न्यू पेज का कहीं दो। लग नहीं रहा मुझे, ले भाई। अरे यार, ये वाली फाइल वन नोट में भी नहीं आ रही है, इसकी रीड फाइल है। इसको मैं लेकर आता हूँ वन नोट में, बहुत हो गया। अच्छा प्रिंट तो कह रहे ना यार। अबे वन नोट के लिए रेडी है भाई। अब आ जाना वन नोट पे, प्रिंट तो दे दिया। पता नहीं कौन से वन नोट पे हमारी फाइल चली जाती। बेटा थर्ड लिख लें, थर्ड पॉइंट लिख लें प्लीज, फिर सही कर दे रहे। तीसरा पॉइंट लिख लें, बात तो पूरी हो जाए। लिखे फर्दर रीट्रांसलेट ऑन सेटलमेंट डेट। तीसरा पॉइंट लिख लें बेटा, फर्दर रीट्रांसलेट ऑन सेटलमेंट डेट। और भाई जिस दिन पैसे मिलेंगे उस दिन भी तो कुछ और एक्सचेंज रेट होगा। फर्दर रीट्रांसलेट ऑन सेटलमेंट डेट। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिख ले, फिर बात पूरी हो जाएगी माजरत के साथ। लिखे एक्सचेंज गेन एंड लॉसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल। इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। एक्सचेंज गेन एंड लॉसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल। पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस, एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अबे जिसको आप सुशी बोलते हो। अबे हाँ भाई, हमारी मर्जी, हम सुशी बोल। चले बेटा आज इसको फिर यहीं रखें। कम ही कर लेते हैं, कब से ये कम ही चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह क्लासेस रिदम में आ जाएंगी, टेंशन नहीं लो। वैसे आप टेंशन लेते भी नहीं, अल्लाह का करम।